Morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in Department of History. हम पिछली बार मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था हम इटली में फासीवाद कर रहे थे और हमने मुसोलिनी की गृह नीति किया था। आज हम लेंगे मुसोलिनी की विदेश नीति। पहले ले रहे हैं हम इटली की विदेश नीति के उद्देश्य। तो इटली की विदेश नीति के कुछ उद्देश्य थे जो इस प्रकार से थे। पहला, इटली को प्रथम श्रेणी की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना। दूसरा, भूमध्य सागर में इटली का प्रभुत्व स्थापन। तीसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार। चौथा, पेरिस शांति संधियों में इटली के अनुकूल संशोधन। और पांचवा, फासीवादी प्रवृत्ति को अन्य राज्यों में प्रोत्साहन। अब हम लेंगे मुसोलिनी की विदेश नीति। पहला है रोड्स एवं डोडेकनीज द्वीप समूह की प्राप्ति 1923 ईस्वी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली ने भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित रोड्स और डोडेकनीज द्वीप समूहों पर दावा जताया था, परंतु मित्र राज्यों ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया तथा 1920 ईस्वी की सेवरे की संधि के अनुसार इटली को इन पर से अपना अधिकार भी हटाना पड़ा। परंतु मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात 1923 ईस्वी में लौसाने की संधि द्वारा सेवरे की प्रावधानों में संशोधन के फलस्वरूप ये दोनों द्वीप इटली को प्राप्त हो गए। मुसोलिनी ने इन द्वीपों का सैन्यीकरण किया। यह उसकी उग्र विदेश नीति का प्रथम सफल परीक्षण था। नेक्स्ट, दूसरा है यूनान के कॉर्फ्यू द्वीप पर आक्रमण एवं क्षतिपूर्ति वसूली 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की ओर से यूनान तथा अल्बानिया के बीच सीमा निर्धारणार्थ एक आयोग नियुक्त हुआ था। उस आयोग में अध्यक्ष सहित 3 इटलीवासी भी सम्मिलित थे। अगस्त 1923 ईस्वी में आयोग का इटालियन अध्यक्ष अपने 4 साथियों सहित यूनान की भूमि पर मौत के घाट उतार दिया गया। इससे इटली में रोष व्याप्त हुआ। मुसोलिनी ने यूनान को पहला, हथियारों का पता लगाकर उन्हें दंड देने। दूसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में इटली को 5 करोड़ लीरा चुकाने। और तीसरा, क्षमा याचना करने का अल्टीमेटम दिया। यूनान ने इसे अपनी संप्रभुता का अतिक्रमण समझते हुए अस्वीकार कर दिया। मुसोलिनी ने 31 अगस्त 1923 ईस्वी को कॉर्फ्यू द्वीप पर बम वर्षा कर उस पर अधिकार कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसंघ के सम्मुख मामला रखा। मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के अधिकार को भी स्वीकार नहीं किया। क्षतिपूर्ति की वसूली के बाद ही इटली ने कॉर्फ्यू टापू खाली किया। इस घटनाक्रम से राष्ट्रसंघ की दुर्बलता उजागर हुई और मुसोलिनी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और तीव्र हो गई। नेक्स्ट, तीसरा है यूगोस्लाविया से संधि एवं फ्यूम की प्राप्ति 1924 ईस्वी। 1915 ईस्वी की लंदन संधि के अनुसार एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित फ्यूम इटली को प्राप्त होना था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर भी इस पर इटली का दावा तर्कपूर्ण था, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता इटालियन थी। परंतु राष्ट्रपति विल्सन ने अड़ंगी लगाकर फ्यूम में उसके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। इटली के गैर सरकारी योद्धा दल ने फ्यूम नगर पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। मित्र राज्यों द्वारा हस्तक्षेप के कारण इटली की गियोलिती सरकार को यूगोस्लाविया के साथ 1920 ईस्वी में रेपेलो संधि द्वारा फ्यूम को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर वहां से एनजीओ के अनुयायियों को हटाना पड़ा। इस संधि से दोनों ही देश असंतुष्ट थे। 1924 ईस्वी में मुसोलिनी की पहल पर दोनों देशों ने रोम की संधि द्वारा फ्यूम का बंटवारा कर लिया। नेक्स्ट है सोवियत संघ से संधि 1924 ईस्वी। सोवियत संघ और इटली दोनों ही पेरिस शांति संधियों की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते थे। मुसोलिनी ने फरवरी 1924 ईस्वी में सोवियत संघ के साथ एक व्यापारिक संधि की और उसे मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट, छोटे राज्यों से संधियां। कम शक्तिशाली छोटे राज्यों के साथ संधियां कर अपना राजनीतिक प्रभाव विस्तार करने हेतु मुसोलिनी ने 1926 ईस्वी में रोमानिया से और स्पेन से, 1927 ईस्वी में हंगरी से, 1928 ईस्वी में यूनान और तुर्की आदि देशों से संधियां संपन्न की। इनके माध्यम से उसने इटली को कूटनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है फ्रांस के साथ रोम पैक्ट 1935 ईस्वी। इटली और फ्रांस के बीच वैमनस्य की परंपरा रही है। कॉर्सिका, सेवाय, ट्यूनीशिया, भूमध्य सागर पर प्रभुत्व को लेकर दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, परंतु जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष से आशंकित फ्रांस इटली के करीब आने का उद्यत हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में जनवरी 1935 ईस्वी में दोनों राज्यों के मध्य रोम पैक्ट
संपन्न हुआ। इस समझौते द्वारा मुसोलिनी ने अपनी भावी आक्रामक कार्यवाहियों के लिए फ्रांस की तटस्थता और सहायता खरीद ली थी। नेक्स्ट है इथोपिया या अबिसीनिया पर अधिकार 1936 ईस्वी। प्रत्यक्ष औपनिवेशिक चुंगल से बचे रह गए इथोपिया पर अफ्रीका के बंटवारे में यथेष्ट हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकने से असंतुष्ट इटली की गिद्ध दृष्टि काफी समय से थी। मुसोलिनी ने यूरोप की राजनीति में शक्तिशाली स्थान बना लेने के बाद इस पर आक्रमण कर इसे हड़प लिया। इथोपिया पर इटली के आक्रमण के जो कारण थे वो इस प्रकार से थे। पहला, मुसोलिनी की विस्तारवादी आकांक्षा। दूसरा, इटली की बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी। तीसरा, इथोपिया के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। चौथा, इरिट्रिया तथा इटालियन सोमालीलैंड के साथ मिलाकर एक विशाल अफ्रीकन साम्राज्य का निर्माण। तथा पांचवा, 1896 ईस्वी में एडोवा में इथोपिया के हाथों हुई इटली की पराजय का प्रतिशोध। इन सब कारणों से इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936-37 ईस्वी। इटली के इथोपियन अभियान के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा प्रदर्शित सदाशयता सहयोग तथा इटली के दुष्कृत्यों को स्पष्ट मान्यता प्रदान करने से दोनों राज्यों में मैत्री भाव पनपा। स्पेन के गृहयुद्ध से यह और पुष्ट हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान के बीच कॉमिंटन विरोधी समझौता अर्थात एंटी कॉमिंटन पैक्ट संपन्न हुआ। इसमें 1937 ईस्वी में इटली के भी सम्मिलित हो जाने पर ये रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग 1937 ईस्वी। इटली ने 12 दिसंबर 1937 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की। जापान तथा जर्मनी पहले ही इसे त्याग चुके थे। इससे इस संस्था की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। नेक्स्ट है भद्रपुरुष समझौता 1937 ईस्वी। ग्रेट ब्रिटेन के साथ इटली ने रोम में 2 जनवरी 1937 ईस्वी को एक समझौता किया। हार्डी के अनुसार इसे अनुचित रूप से भद्रपुरुष करार यानी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया है। इसके अनुसार भूमध्य सागर में दोनों शक्तियों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता स्वीकार की तथा स्पेन की तटस्थता पर बल दिया गया। इटली का तुष्टीकरण करते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने अबिसीनिया पर उसके आधिपत्य को मान्यता दे दी। नेक्स्ट है स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप 1936 से 1939 ईस्वी। स्पेन का गृह युद्ध शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। मुसोलिनी ने फ्रैंको को पूर्ण समर्थन एवं सैनिक सहयोग देकर इसमें खुला हस्तक्षेप किया। वह स्पेन में एक समर्थक सरकार के माध्यम से पहला, भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्व या प्रभाव दृढ़ बना सकता था। दूसरा, स्पेन की प्रचुर खनिज संपदा इटली के औद्योगिक विकास में सहायक हो सकती थी। तीसरा, स्पेन से अन्य अनेक रियायतें एवं लाभ प्राप्त कर सकता था। चौथा, महाशक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की धाक जमा सकता था। और पांचवा, वहां फासी विचारधारा का परचम फहरा सकता था। इन्हीं कारणों से इटली ने फ्रैंको के पक्ष में सक्रिय और सघन हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट है अल्बानिया पर अधिकार 1939 ईस्वी। इटली के सामने एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित 11,000 वर्ग मील और 10 लाख जनसंख्या वाले अल्बानिया राज्य को प्रदेश व्यवस्था के अंतर्गत हड़पने हेतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली बहुत व्याकुल रहा। अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के विरोध के कारण उसकी लालसा अतृप्त ही रह गई। धीरे धीरे वहां इटली का आर्थिक वर्चस्व स्थापित होता गया और 1926 ईस्वी में जागू सरकार के विरुद्ध स्थानीय सशस्त्र विद्रोह हुआ तो उसे इटली की शरण में जाना पड़ा। मुसोलिनी तो उपयुक्त कीमत वसूल कर सहायता के लिए तत्पर था ही। उधर जागू 1928 ईस्वी में जोग प्रथम के नाम से अल्बानिया का राजा बन गया। उसने अपने देश को इटली के प्रभुत्व से मुक्त कराने का प्रयत्न किया। 1932 ईस्वी में इटली के संयुक्त चुंगी संघ का प्रस्ताव उसने ठुकराया। 1933 ईस्वी में वहां इटालियनों द्वारा संचालित निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया। इस पर इटली ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी प्रकट की। अंततः 7 अप्रैल 1939 ईस्वी की गुड फ्राइडे के दिन इटालियन सेना ने अल्बानिया पर अकस्मात आक्रमण कर दिया और बिना विशेष प्रतिरोध के पूरे देश पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है जर्मनी के साथ फौलादी समझौता 1939 ईस्वी। इटली ने जर्मनी के साथ अपनी मैत्री और संयुक्त मोर्चे को 22 मई
1939 ईस्वी को बर्लिन में एक 10 वर्षीय अनाक्रमण तथा पारस्परिक सुरक्षा समझौता करके पक्का किया। इसे फौलादी समझौता अर्थात स्टील पैक्ट भी कहा गया। इसके अनुसार दूसरे देश द्वारा हस्ताक्षरकर्ताओं पर किसी प्रकार के आक्रमण की स्थिति में वे एक दूसरे की मदद करेंगे। वैदेशिक नीति में इटली की जर्मनी पर निर्भरता बढ़ती गई। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में इटली की भूमिका 1939 से 1945 ईस्वी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। फौलादी समझौते के अनुसार तो इटली को इस महासमर में जर्मनी की बाह थामनी चाहिए थी, परंतु मुसोलिनी कुछ महीनों तक असमंजस में रहा कि वह इस युद्ध में कूदे या नहीं। हिटलर की सफलता के प्रति आश्वस्त होते ही 10 जून 1940 ईस्वी को इटली धुरी राज्यों के समर्थन में मित्र राज्यों के विरुद्ध युद्ध दंगल में कूद पड़ा। तो ये थी मुसोलिनी की विदेश नीति।